हम अपने इकोनॉमिक्स को सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं टाइम टू टाइम अलग-अलग चैप्टर्स और टॉपिक्स के नोट्स और वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई एडिशनल टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स होता क्या है? डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की? इकोनॉमिक्स एक सोशल स्टडीज है जो बताती है कि कैसे इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन उनके यूजेस हमारे पास अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उसको कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे हम कुछ खा सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। ये अलग अलग ऑल्टरनेट यूजेस की वजह से ही इकोनॉमिक्स का राइज होता है कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड पैसों या रिसोर्सेज के साथ कैसे फुलफिल कर सकते हैं, और इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा दी गई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। सबसे पहले एडम स्मिथ, जो कि क्लासिकल अप्रोच भी हम बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड। मतलब कि इकोनॉमिक्स हम में स्टडी करते हैं वेल्थ को, पैसे को, कि कैसे इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अल्फ्रेड मार्शल की नियो क्लासिकल। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, हाउ पीपल अर्न एंड यूज इनकम। इसमें ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन वेलफेयर को स्टडी करते हैं, मतलब कि लोग पैसे को अर्न कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। उसके बाद आता है लर्न रॉबिन्स। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्केयर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स विद अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब ये है कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी किया जाता है, जो कि बताता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करते हैं। लास्ट, पॉल समल्सन मॉडर्न अप्रोच भी जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ चॉइसेस इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। ये कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम चॉइसेस की स्टडी करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की ओवर द टाइम। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है। हम इसमें स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को, कि वो कैसे स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करती हैं। इसमें हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं, और बाकी इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, वेलफेयर, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी। तो आइए देखते हैं की डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है इंडिविजुअल यूनिट्स पे, जैसे कि हाउस होल्ड, अ पर्टिकुलर फर्म और अ पर्टिकुलर मार्केट। ये हमारे डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, हम इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करता है इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरे देश की इकोनॉमी को देखता है, जैसे कि इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। इन सभी टॉपिक्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डील्स विद ट्रेड बिटवीन, जो नेशंस के बीच में ट्रेड होता है, एक्सचेंज रेट्स होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो जाते हैं, या फिर ग्लोबलाइजेशन से जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारा हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अगला है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आता है जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, या जो भी वो फंड्स को मैनेज करते हैं वो। उसके बाद आ जाता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, जिससे हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस है क्या? तो ऑप्टिमल यूज ऑफ स्केर्ड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम लिमिटेड रिसोर्सेज का अच्छे से एलोकेट करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करते हैं। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल फर्म्स, गवर्नमेंट को रैशनल डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग यूजफुल होती है पॉलिसीज बनाने में, जैसे कि ग्रोथ रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट या प्राइजेस से रिलेटेड। इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनके बारे में स्टडी करते हैं, और ये हेल्प करता है कि हम इनको कैसे रिड्यूस कर सकें। फिर है बिजनेस डिसीजन सपोर्ट। ये प्रोडक्शन प्लानिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज या कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है।
इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हम इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अच्छे से मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत हेल्पफुल है। बाकी लास्ट है इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक्स हेल्प करती है कि हम लोग एनकरेज कर सके कि हम बेटर प्रोडक्शन कर सकें, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो सके। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। आइए देखते हैं कि ये क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है फैक्ट से, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से। ये बताती है कि क्या होगा। ये ओपिनियन और जजमेंट्स पे बेस्ड नहीं होती, ये फैक्ट्स और नंबर्स पे बेस्ड होती हैं। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इसके की फीचर्स हैं कि बेस्ड ऑन रियल डाटा एंड एविडेंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा रियल डाटा और एविडेंशियल डाटा पे फोकस्ड होती है। ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है। उसके अलावा इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और प्रूफ और डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स के साथ डील करती है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस रिड्यूसेस ड डिमांड फॉर कार, तो ये एक फैक्ट है, मतलब हमने डाटा लिया होगा जिससे हमने ये स्टडी करके बताया हुआ है। और इसको प्रूव करने के लिए कोई भी फिर से डाटा उठा के अपनी स्टडी करके ये बता सकता है कि ये सही है या ये गलत है। जैसे कि अगर हमारे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लोग कार कम खरीद लेते हैं, तो ये एक फैक्चुअल नॉलेज है। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7%। इसको भी हम डाटा के थ्रू ही इस बात तक, इस स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं, तो ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, हायर टैक्सेस लीड टू लोअर डिस्पोजेबल इनकम। ये भी हम स्टडी के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे हम अगर टैक्सेस की ले सकते हैं या इनकम की जो है डाटा को लेके, उस पे जब हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें हम डाटा के हिसाब से हम अपने स्टेटमेंट्स देते हैं और उसके हिसाब से हम कंक्लूड करते हैं। फिर आता है दूसरा पार्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू बेस्ड जजमेंट होता है, मतलब कि ये होता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए, इससे हमें फायदा होगा, इससे हमें नुकसान होगा। वो सारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ये ट्रू या फॉल्स है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्रेसेस वैल्यू बेस्ड जजमेंट, कि वो बताती हैं कि जजमेंट्स देती हैं, ओपिनियंस देती हैं, और वो बताती हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इट सजेस्ट डिजायरेबल पॉलिसीज एंड इंक्लूड्स पर्सनल व्यू पॉइंट्स। जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने हिसाब से, जैसे अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं बोलूंगी कि ये पॉलिसी होनी चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ वो पॉलिसी ठीक है या वो नहीं है। तो उसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? सब्जेक्टिव इन नेचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव थी क्योंकि वो डाटा बेस्ड थी, प्रूव कर सकते थे। बट यहाँ पे सब्जेक्टिव है, ये अपना अपना, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। कैन नॉट बी टेस्टेड और वेरीफाइड साइंटिफिकली। इसके लिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते या टेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है कंटेन्स एथिकल और मॉरल स्टेटमेंट्स, मतलब कि इसमें हम एथिकल स्टेटमेंट्स या मॉरल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं और ये पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज मिनिमम वेजेस। अब ये एक पर्सपेक्टिव है, हो सकता है ये एक डिबेटेबल लाइन है। क्यों? क्योंकि कई बोल सकते हैं कि नहीं, मिनिमम वेजेस को इंक्रीज नहीं करना है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मिनिमम वेजेस को इंक्रीज करना चाहिए। तो ये सारा एक डिबेटेबल या सब्जेक्टिव नेचर का है, जिसमें कोई भी पार्टी को गलत या सही हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल या फ्यूल प्राइसेस शुड बी रिड्यूस टू हेल्प द पुअर। ये सारे स्टेटमेंट सब्जेक्टिव हैं और सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, और इसी को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। आइए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअली स्टडी किया। अब डिफरेंस की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव होती है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन पे बेस्ड है या अपना अपना सबका पर्सपेक्टिव हो सकता है। स्टेटमेंट टाइप, ये बोलता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलती है कि व्हाट इज, क्या है, जो कि रियलिटी में है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलती है व्हाट आउट टू बी, कि क्या हो सकता है। उसके बाद है टेस्टेबिलिटी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही वेरीफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होती है लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव होती है। उसके बाद है रोल।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियलिटी को एक्सप्लेन करती है, जो इकोनॉमी की रियलिटी है, क्योंकि हम डाटा उठा के और उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके करते हैं, जो कि पहले स्टडी किया होता है, तो ये एक रियलिटी को बताती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है या पॉलिसीज के सजेशंस देती है। एग्जाम्पल, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय 5%, कि ये 5% से इंक्रीज हो गया, तो ये एक वेरीफाई कर सकते हैं हम स्टेटमेंट को अपना डाटा देख के। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलती है इन्फ्लेशन शुड बी रिड्यूस्ड, तो इसमें कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। उसके बाद आता है हमारा अगला माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स such as households, firms, and industries. It focuses on how decisions are made regarding resource allocation and price determination in particular markets. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का बिहेवियर स्टडी करती है। जैसे हमने पहले भी कहा कि एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक पर्टिकुलर फर्म या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये ओवरऑल व्यू को ना देख के इंडिविजुअल के हिसाब से देखे जाते हैं, या हम उसको स्मॉल स्केल भी बोल सकते हैं कि हम स्मॉल स्केल पे जब देखते हैं तो ये देखती है कि फोकस करती है कैसे डिसीजंस मेड हम लेते हैं, किसके रिगार्डिंग? रिसोर्स एलोकेशन या प्राइस डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग, कि हम कैसे रिसोर्स, कौन से रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करेंगे, या हम प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे अलग अलग मार्केट्स में। इसके आगे हमारा है की फीचर्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो ये बोलता है कि जो हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही है इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करना, जैसे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर या एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर बिहेवियर। सेकंड है प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट इक्विलिब्रियम। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस मैकेनिज्म की कैसे प्राइसिंग वर्क करती है या मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, वो सारी चीजें भी स्टडी करते हैं। उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, इलास्टिसिटी और डिमांड, ये सारे टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। फिर है फैक्टर प्राइसिंग। मतलब हमने जैसे पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे ही उनके प्राइसेस को हम बोलते हैं वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जैसे लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करता है वो प्रॉफिट अर्न करता है। उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे देख रहे जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, जहाँ यहाँ सारी फर्म्स इक्वल हैं और वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मोनोपोली, जहाँ कोई एक ही सेलर है जो सुप्रीम है, प्राइम है, और वही अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। ओलिगोपोली, जहाँ कार्टल्स फॉर्म हो जाते हैं या ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं। इन सब को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर है एग्जाम्पल्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल, हाउ डज एन इंक्रीज इन टैक्स अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज में, जैसे अभी जीएसटी रिफॉर्म्स होते हैं टाइम टू टाइम, तो उनसे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज ये एक्सप्लेन करता है। व्हाई डज डिमांड फॉर मोबाइल फोन इंक्रीज व्हेन प्राइस फॉल। ये वही बता रहा है कि अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं मोबाइल फोन्स के, तो उनकी सेल क्यों बढ़ रही है। ये सारा हम डिमांड फंक्शन में भी पढ़ेंगे। हाउ डज अ फर्म डिसाइड द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, कि एक फर्म जो होती है वो कैसे डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलते हैं जब हम अलग अलग टाइप ऑफ कंसेप्ट, कॉस्ट, रेवेन्यू, डिमांड, सब सप्लाई पढ़ेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, तो हमें इन सब के क्वेश्चंस पता लगेंगे कि रियलिटी में एक्चुअल में काम होता कैसे है। उसी के साथ अब हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमीज दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। इसका मतलब है, जैसे हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते थे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ इकोनॉमी पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की। It deals with aggregate variables such as national income, employment, inflation, economic growth and development. इसमें हम सभी एग्रीगेट जो सम वेरिएबल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन सभी के बारे में। इसके की फीचर्स हैं ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, ना कि इंडिविजुअल यूनिट्स पे। नेशनल इनकम, ये भी हमारे बहुत जरूरी टॉपिक है। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, इन बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही पार्ट हैं। फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक आरबीआई से रिलेटेड है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बिजनेस साइकिल, ये सारे पार्ट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। एग्जाम्पल, व्हाट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, या व्हाई डज इन्फ्लेशन रेज, कि इन्फ्लेशन कैसे आ रही है, या अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है, या हम कैसे अपनी नेशनल इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं।
इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके। चलिए अब देखते हैं आगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे हमने पढ़ा मीनिंग, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है इकोनॉमी एज अ होल, मतलब एक लार्ज पार्ट की। फोकस, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है प्राइस पे, आउटपुट पे, डिमांड एंड सप्लाई पे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पे, नेशनल इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे या इन्फ्लेशन पे। यूनिट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट्स हैं हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री, मतलब इंडिविजुअल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी या एग्रीगेट्स। उसके बाद है प्राइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्ट प्राइस की डिटर्मिनेशन पे फोकस करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल प्राइस लेवल पे फोकस करते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, एलोकेट कर सकें, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, इलास्टिसिटी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एग्जाम्पल, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो कार का मार्केट प्राइस क्या है, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जबकि ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट क्या है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन वांट्स और नीड्स को। तो ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं? ह्यूमन वांट्स आर द डिजायर्स और नीड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। क्या है? ह्यूमन वांट्स वो डिजायर या नीड्स हैं जो हमें गुड्स चाहिए होती हैं, सर्विसेज होती हैं जिनको लेके हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होती है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, मतलब कि जैसे आप अगर अपना एग्जांपल ही लेंगे, अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ मैं आपको एक चिप्स का पैकेट दूंगी, तो आप वो तो ले लेंगे, बट आपको होगा कि मेरे को जूस भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, मतलब ऐसा कि कभी भी ह्यूमन सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर एक वांट फुलफिल भी हो जाती है तब भी एक और अराइज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। अब देखते हैं कि ह्यूमन वांट्स के टाइप्स हैं क्या। सबसे पहले बेसिक नेसेसरीज, मतलब कि जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम ये थोड़ी ना सोचेंगे कि हमें कार घूमने के लिए चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक नीड्स ही आती हैं, तो इसमें खाना, कपड़े, एक शेल्टर, घर और मेडिसिन, ये सब चाहिए। अब इसमें भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नेसेसरीज। तो देखिए, नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जैसे कि खाना और पानी, फूड और वाटर, जो है लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी, मतलब कि एजुकेशन, टूल्स, हेल्दी डाइट, अगर हम ये सब करेंगे, पढ़ेंगे, तभी हम आगे को एफिशिएंट हो पाएंगे। इसके बाद है कन्वेंशनल या सोशल नेसेसरीज, मतलब कि सिंपल ज्वेलरी, डिसेंट क्लोथिंग, ये सब। उसके बाद हम अगले में आएंगे कंफर्ट्स में। कंफर्ट्स का क्या मतलब है कि जो लाइफ को कंफर्टेबल या एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए करते हैं, पर वो एसेंशियल नहीं है। जैसे अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, अगर हमें पानी नहीं देंगे तो हम मर सकते हैं, तो ये सारी नेसेसिटीज में आती हैं। जबकि कंफर्ट्स है कि हम जी सकते हैं, बट वो सिर्फ लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्या ताकि हम अच्छा फील कर सकें। जैसे कि ये बोलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक लाइफ कंफर्टेबल और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, पर वो एसेंशियल नहीं है। जैसे कूलर हो गया, फैन, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट एक्सेट्रा। हम कपड़े हाथ से भी धो सकते हैं, लेकिन जब हम वॉशिंग मशीन से धोते हैं तो हमारी कम टाइम वेस्ट होता है और मेहनत भी कम लगती है। तो ये होता है कंफर्ट। लग्जरीज, जब गुड्स हम प्रेस्टीज या स्टेटस के लिए, कोई मजे के लिए कोई यूज करते हैं, जो कि बेसिक कंफर्ट से भी आगे का एक स्टेप है, तो हम उसको लग्जरी कहते हैं। जैसे कि अगर कार है, अगर हम नॉर्मल ऑल्टो कार लेते हैं तो वो कंफर्ट है, लेकिन अगर हमें बहुत महंगी कार चाहिए तो वो लग्जरीज में काउंट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, डायमंड ज्वेलरी, 5 स्टार होटल स्टे, ये सब कुछ ये लग्जरी का पार्ट है। अब देखते हैं कि ह्यूमन वांट्स के फीचर्स क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले ह्यूमन वांट्स है अनलिमिटेड। जैसा कि मैंने बताया था कि वांट्स कभी खत्म नहीं होती। अगर हमारी एक खत्म, अगर एक सेटिस्फाई हो जाती है तो हम दूसरे लेवल पे आ जाते हैं। जैसे कि अगर जब हमारी नेसेसिटीज फुलफिल हो जाएंगी तो हम कंफर्ट पे आ जाते हैं, और जैसे कंफर्ट फुलफिल हो जाएगा हम लग्जरी पे आ जाते हैं। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन के लिए अपनी अपनी नेसेसिटी, अपने अपने कंफर्ट, ह्यूमन वांट्स अलग अलग हैं। जैसे कि जो कि डिपेंड करता है इनकम पे, अपने टेस्ट या प्रेफरेंस पे या हैबिट्स पे। वेरीज विद टाइम एंड टेस्ट, जरूरी नहीं अगर एक इंसान को कोई एक चीज चाहिए तो वो हमेशा के लिए ही है। जैसे अगर आज आपको कुछ और कुछ चाहिए तो कल को आपको हो सकता है कुछ और चाहिए हो, आपकी प्रेफरेंस चेंज होगी हो। कॉम्प्लीमेंट्री, सम वांट्स नीड मल्टीपल गुड्स टुगेदर। हाँ, जैसे कि ये बता रहा है कि हमें अगर कार है तो पेट्रोल भी चाहिए, अगर हमें चाय है तो चीनी भी चाहिए।
तो ये है कि एक गुड से हमारी वांट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, हमें अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। कॉम्पिटिटिव, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं तो हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है कि हमें सभी ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सी वांट को फुलफिल किया जाए। इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप उससे क्या खरीदेंगे, जैसे कि आप उससे बुक्स खरीदेंगे या चॉकलेट्स खरीदेंगे या आप कुछ और उनको सेव करेंगे, तो ये सारा अपने आप में एक डिसीजन मेकिंग है। रिकरेंट, तो ये है कि कुछ चीजें कमी वापस रिपीट होती रहती हैं, जैसे फूड्स हैं, क्लोथ्स हैं, वो हमें चाहिए ही होते हैं। आज हमने अगर खाना खा लिया तो ये तो नहीं है कि कल हमें नहीं चाहिए, तो वो एक रिपीटेटिव नेचर के हैं। ग्रेडेबल, वांट्स इंटेंसिटी में भी वेरी करते हैं, जैसे कि अभी कुछ चीज है कि मेरे को अर्जेंट ही चाहिए, जबकि कुछ ऐसी हो सकती है कि मैं बाद में भी ले सकती हूँ। उसके बाद है सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब कि एक गुड दूसरे गुड को रिप्लेस कर सकता है। जैसे मान लो अगर आपको चाय पीनी है, पर अगर चाय नहीं है तो आप कॉफी से भी काम चला सकते हैं। उस वे में सेटिएबल, ईच वांट कैन बी सेटिस्फाइड टेम्परेली, हर एक वांट को हम टेम्परेली सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार चाय पी ली तो आपको कभी मन नहीं करेगा चाय पीने का, वो सारी एक टेम्परेरी बेसिस पे होती है। बिकम्स अ हैबिट, रिपीटेड कंजप्शन कई बार हैबिट का फॉर्म ले लेती है। जैसे कि चाय है, जो लोग चाय पीते हैं, जो रोज चाय पीते हैं, उनको चाय पीने की आदत होती है। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, आज की डेट में हमारी लाइफ मोबाइल फोन के बिना एज्यूम करना भी मुश्किल है, तो ये भी एक हैबिट बन चुकी है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। तो नीड्स क्या होती हैं? बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जो कि सर्वाइवल या हेल्दी लिविंग के लिए जरूरी हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ, बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन, जो हमने पढ़ा था। इसकी फीचर्स क्या हैं? ये लाइफ के लिए जरूरी है, लिमिटेड है नंबर में, ये ज्यादा टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको प्यास लगी है तो आप 1-2 घंटे या एक दिन ज्यादा से ज्यादा वेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी लाइफ के लिए खतरा है। फुलफिल्ड फर्स्ट बिफोर वांट्स, तो सबसे पहले नेसेसिटीज को फुलफिल करते हैं, उसके बाद वांट्स की शुरुआत होती है। तो हमारी नीड्स क्या होती है? जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए। फिर आया वांट्स। वांट्स क्या है? वांट्स डिजायर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि हमें कंफर्ट, प्लेजर या लग्जरी प्रोवाइड करवाती हैं, और ये हमारे लिए एसेंशियल नहीं होती सर्वाइवल के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वॉशिंग मशीन, लग्जरी कार्स, 5 स्टार होटल, ये सारी चीजें, एयर कंडीशनर, ये सारी की सारी चीजें वांट्स में आती हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं कि ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, अनलिमिटेड इन नेचर। ये बॉन्ड, क्योंकि हमें जो बॉन्ड्स हैं वो तो हम चाहते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इनको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, और ये टाइम, इनकम और प्रेफरेंसेस के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। इसके बाद आ गया डिफरेंस। हमारी डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। तो जैसे हमने पढ़ा कि नीड्स बेसिक रिक्वायरमेंट सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जबकि वांट्स कंफर्ट और लग्जरी के लिए चाहिए। इंपॉर्टेंस, नीड्स बहुत जरूरी होती हैं और अनअवॉइडेबल होती हैं, जबकि वांट्स ऑप्शनल होती हैं। अगर ये हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी हैं तब भी इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी लाइफ में। फिर है क्वांटिटी। नीड्स की क्वांटिटी लिमिटेड है, जैसे अगर खाना है, अगर आप 2 चपाती खाते हो तो 2 ही खाओगे। लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है, आपको अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। टाइम प्रायोरिटी, नीड्स को हम ज्यादा टाइम तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वांट्स को पोस्टपोन किया जा सकता है। फिर है डिपेंडेंसी, कि कुछ लोगों के लिए नीड्स मोस्टली सेम होती है सभी के लिए, जैसे कि अपना खाना है या क्लोथ्स हैं, ये सबको चाहिए। लेकिन वांट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को एक चीज पसंद नहीं, किसी को दूसरी पसंद नहीं होती है। फिर है नीड्स का एग्जाम्पल, जैसे फूड, वाटर, हाउस, और वांट्स का कार, स्मार्टफोन, वेकेशन। उसके बाद हम आएंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स क्या होता है? गुड्स है फिजिकल टेंजिबल आइटम्स, जो कि सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन वांट्स को, और इनको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है और स्टोर भी किया जा सकता है। जैसे कि हम नॉर्मली बताएं तो बुक्स, फर्नीचर, कार, मोबाइल, क्लोथ्स, फूड, ये सारी चीजें हमारे गुड्स में आ जाती हैं। जबकि अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज इनटेंजिबल एक्टिविटीज या बेनिफिट्स होते हैं, जिससे हम सेटिस्फाई तो होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और स्टोर भी करके नहीं रख सकते। जैसे कि टीचिंग है, बैंकिंग है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें सर्विसेज में काउंट होती हैं। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो टेंजिबिलिटी के बेसिस पे भी हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, टेंजिबल, इंटेंजिबल। गुड्स में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं। जैसे कि टेंजिबल गुड्स, जो कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर,
पेन, लैपटॉप एक्सेट्रा। जबकि इंटेंजिबल गुड्स हैं जो हम टच नहीं कर सकते, जैसे जो सॉफ्टवेयर है तो वो भी हमारा गुड ही, बट हम उसको देख नहीं सकते, मतलब उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो चीज। और डिजिटल फाइल्स जो हमारे पास होती हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ऑन द बेसिस ऑफ यूज हमारे पास हैं तीन टाइप्स, दो टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो कि हम जैसे कंज्यूमर्स रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, क्लोथ्स हो गया, ब्रेड बटर हो गया, ये सारी चीजें। जबकि कैपिटल गुड्स में आता है ऐसे गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, जिनको प्रोड्यूसर्स वो यूज करते हैं और फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो इसका मतलब है, इसके तीन टाइप्स हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, जैसे हमारे पास भी होते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार हो गया, ये सारी चीजें बहुत सालों तक चलती हैं। जबकि कुछ नॉन ड्यूरेबल होते हैं जो कि एकदम से कंज्यूम हो जाते हैं, फूड आइटम्स हो गई, पेट्रोल हो गई। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो पेरिशेबल गुड्स जिनको हम कहते हैं, जिनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। जैसे अगर आप सब्जियों की बात करें या दूध की बात करें, तो उसको हम ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उसको हम पेरिशेबल गुड्स का नाम देते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्कैरसिटी। तो इसमें दो टाइप्स हैं, फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स क्या होते हैं, जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई है और कोई कॉस्ट नहीं, जैसे एयर या सनलाइट। अब सनलाइट के लिए हम पैसा नहीं देते, हम तो बाहर जाते हैं, सनलाइट कंज्यूम कर लेते हैं। एयर है वो हर जगह है। जबकि इकोनॉमिक गुड्स होते हैं जो सप्लाई में लिमिटेड होते हैं और उनका प्राइस होता है, जैसे गोल्ड, लैंड, पेट्रोल एक्सेट्रा। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज। इसके भी दो टाइप्स हैं, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स हुए जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं वही ओन करते हैं, इसमें मतलब कार, फोन एक्सेट्रा। पब्लिक गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये नॉन ट्राइबल या नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, नेशनल डिफेंस है, ये सारे। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे भी दो टाइप्स के गुड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन शॉर्ट वो गुड्स होते हैं जो हम साथ में कंज्यूम करते हैं, जैसे कार, पेट्रोल, पेन एंड इंक। ये चीजें ऐसी हैं क्योंकि अगर पेन है, इंक नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी। अगर आप चाय पियोगे तो आप कॉफी नहीं पियोगे ना साथ में, तो वो है चाय एंड कॉफी। जैसे अलग अलग टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो चीजें। ये है गुड्स के बेसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में।